हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसमें हम देखेंगे कि कैसे मुस्लिम वाइफ किस किस ग्राउंड पे हस्बैंड के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है डिवोर्स लेने के लिए। एंड दूसरा हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स के क्या क्या लीगल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अंडर मुस्लिम लॉ अ वाइफ हैज़ नो एब्सोल्यूट राइट टू ऑब्टेन डिवोर्स। मुस्लिम लॉ के अनुसार दो चीज़ें हैं, एक तो एक्ट और दूसरा मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ के अनुसार वाइफ के पास कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो डिवोर्स ले सके, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस लगा दी जाती हैं, इसलिए उसके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है। लेकिन 1939 एक्ट के आने के बाद, मुस्लिम डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के आने के बाद वुमेन के पास बहुत सारे राइट्स आ गए हैं जहाँ से वो जुडिशल डिवोर्स ले सकती है। उससे पहले वो जुडिशल डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन बहुत कम ग्राउंड्स थे अवेलेबल, जैसे कि ऑप्शन ऑफ पिबर्टी का, इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड एंड लियान का। लियान होता है जहाँ पे फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री लगाया जाता है और उसके बेसिस पे डिवोर्स लिया जाता था। तो अब सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट जो है हम उसके बारे में बात करते हैं, जो 1939 एक्ट पे आ जाते हैं। तो सेक्शन 2 ऑफ द 1939 एक्ट प्रोवाइड्स 9 ग्राउंड्स, इसमें 9 ग्राउंड्स बताए हुए हैं जहाँ पे मुस्लिम वेमेन जो मैरिड है अंडर मुस्लिम लॉ वो डिवोर्स ले सकती है हस्बैंड से। एंड सेकंड पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ वाइफ को अवेलेबल हैं। जो 1939 एक्ट जो ग्राउंड्स बताता है दे आर ओनली अवेलेबल टू वाइफ एंड नॉट हस्बैंड, और ये हस्बैंड को नहीं अवेलेबल हैं क्योंकि मुस्लिम लॉ हैज़ ऑलरेडी गिवन एन एब्सोल्यूट राइट टू हस्बैंड टू डिवोर्स हिज वाइफ विदाउट जुडिशियल इंटरवेंशन। क्योंकि मुस्लिम लॉ के अनुसार ही हस्बैंड के पास एक एब्सोल्यूट राइट है कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स कर सकता है और उसे कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको बिना कोर्ट जाए एब्सोल्यूट राइट ग्रांट करता है मुस्लिम लॉ। तो इट वाज क्वाइट अनफेयर, इसलिए मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का जो आया था, डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, जिसमें मुस्लिम वुमेन को ये अधिकार दिया गया कि वो भी डिवोर्स ले सकती है और कुछ ग्राउंड्स उसे दिए गए अंडर द एक्ट। तो अब हम उन ग्राउंड्स को देख लेते हैं एक एक करके। पहला है एब्सेंस ऑफ हस्बैंड। इफ़ वेयर अबाउट्स ऑफ हस्बैंड आर नॉट नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल हो गए, हस्बैंड का कुछ पता नहीं है, तो वाइफ डिवोर्स ले सकती है। अब ये जो पॉइंट है ये सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट के साथ पढ़ा जाएगा, इसी डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का जो सेक्शन 3 है उसके साथ हम पढ़ेंगे। अगर हस्बैंड 4 साल से गायब है तो यहाँ पर क्या होगा, जब वो सूट फाइल करेगी वाइफ तो उसे नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन्स लिखना होगा प्लेंट में। किनका लिखना होगा? जो हस्बैंड के एयर्स होंगे अगर वो मर जाता, इफ़ ही हैड डाइड ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। मतलब जिस दिन मुस्लिम वेमेन ने प्लेंट फाइल की कि वो डिवोर्स लेना चाहती है क्योंकि उसका हस्बैंड 4 साल से मिसिंग है, तो यहाँ पर उसी दिन जिस दिन प्लेंट फाइल की उस दिन अगर मान लो हस्बैंड मर जाता तो उस दिन कौन कौन से एयर्स होते उसके, उन सब के नेम और एड्रेस उस प्लेंट में लिखे जाएंगे। दूसरा, उसको जो भी नेम्स एंड एड्रेसेस जिन पर्सन्स के अपने लिखे हैं उन व्यक्तियों को नोटिस दिया जाएगा कि सूट शुरू होने वाला है। तीसरा, जो व्यक्ति जिनको ये नोटिस सर्व हुआ है उनके पास राइट टू बी हर्ड होगा इन द सूट। एक और बात इसमें ये मैंडेटरी है, प्रोवाइडेड कि पैटर्नल अंकल एंड ब्रदर ऑफ हस्बैंड, जो हस्बैंड के भैया हैं, चाचा हैं, उनका डेफिनेटली नाम होना चाहिए प्लेंट में, चाहे वो एयर्स हैं या नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एयर्स हैं या नहीं हस्बैंड के, लेकिन उनका नाम होना ज़रूरी है। ऐसा हम क्यों करते हैं, इन लोगों को हम पार्टी क्यों बनाते हैं? ताकि कंफर्म हो सके कि हस्बैंड मिसिंग है। अब इसमें आगे ये है कि अगर एक डिग्री पास भी हो जाती है इस केस में तो इट विल नॉट टेक इफ़ेक्ट फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने तक वो फिर भी इफ़ेक्ट में नहीं आएगी जब डिग्री पास हुई उसके। और अगर हस्बैंड अपीयर कर जाता है इन पर्सन या फिर ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू, उन 6 महीने के भीतर अगर वो अपीयर कर जाता है और कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि वो परफॉर्म करेगा अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को, तो फिर वो डिग्री जो है कोर्ट को सेट असाइड करनी पड़ेगी। ये मस्ट है कोर्ट के लिए। कोर्ट मस्ट सेट असाइड द सेट डिग्री।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ फेलियर टू मेंटेन। अगर जो हस्बैंड है वो नेग्लेक्ट कर जाता है या फिर वो मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता और 2 साल का पीरियड निकल गया है और वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो वाइफ कैन क्लेम डिवोर्स। लेकिन यहाँ पर वो नहीं एंटाइटल्ड है टू टेक डिवोर्स अगर वो खुद अलग रह रही है बिना कोई रीज़नेबल कॉज के, या फिर वो अनचेस्ट है, या फिर वो फेथफुल नहीं रही है, ओबीडियंट नहीं रही है अपने हस्बैंड के लिए, तो फिर वो नहीं मांग सकती मेंटेनेंस के बेसिस पे, इस वाले ग्राउंड पे वो डिवोर्स नहीं मांग सकती। यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर हस्बैंड पुअर है, उसकी हेल्थ ख़राब रहती है, उसके पास काम नहीं है, या फिर वो इम्प्रिजन्ड है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टिल उसकी ड्यूटी थी कि वो मेंटेन करता वाइफ को, और अगर वो नहीं कर पाया है तो वाइफ कैन क्लेम डिवोर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्रिजमेंट ऑफ हस्बैंड। अगर हस्बैंड को 7 साल की सज़ा हुई है और वो सेंटेंस फाइनल हो गया है, तो वाइफ कैन क्लेम डिवोर्स। नेक्स्ट इज़ फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस। अगर हस्बैंड फेल कर जाता है मैरिटल ऑब्लिगेशंस को, जो उसके दाम्पत्य जीवन में जो उसे ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करने चाहिए, और बिना कोई कारण के वो नहीं कर पा रहा है और 3 साल का पीरियड गुजर गया है, तो वाइफ कैन क्लेम डिवोर्स। ये जो ग्राउंड है बिल्कुल सेम ऐसा ही जैसे डिजर्शन हम पढ़ते हैं हिंदू लॉ में, जहाँ पर मैरिटल ऑब्लिगेशंस अगर आप बिना रीजनेबल कॉज के फुलफ़िल नहीं कर पाते हो, डिजर्ट कर देते हो वाइफ को या फिर स्पाउस को, जो भी, तो उसमें आप अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस नहीं फुलफ़िल कर पा रहे हो, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये कंटिन्यूसली 3 साल के लिए होना ज़रूरी भी नहीं है, तो फिर इस ग्राउंड पे वाइफ डिवोर्स क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड। वाइफ सूट फाइल कर सकती है अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट है जब शादी हुई थी एट द टाइम ऑफ मैरिज और कंटिन्यूज़ टू बी सो। मतलब एक तो शादी के वक्त अब इम्पोर्टेंट होना चाहिए था हस्बैंड, प्लस ही कंटिन्यूज़ टू बी सो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जब ऐसी डिग्री पास करता है कोर्ट, तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है उससे पहले, जहाँ पे वो हस्बैंड से पूछता है कि तुम सेटिस्फाई करो कोर्ट को 1 साल के भीतर भीतर, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है उससे 1 साल का टाइम देते हैं कि तुम अब इम्पोर्टेंट नहीं रहे हो। अगर तुम ये प्रूव कर देते हो, अगर हस्बैंड ये प्रूव कर देता है, तो ऐसी कोई डिग्री पास नहीं होगी हस्बैंड के अगेंस्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंसैनिटी, लेप्रोसी या वेनरल डिजीज़। अगर हस्बैंड इंसेन है, 2 साल का पीरियड गुजर गया उसमें वो इंसेन है, या फिर वो हस्बैंड लेप्रोसी से सफ़र कर रहा है, या फिर उसको वेनरल डिजीज़ हो रखी है, तो वाइफ डिवोर्स ले सकती है। वेनरल डिजीज़ होता है जो सेक्शुअली ट्रांसमिट होती हैं, वो डिजीज़ वेनरल डिजीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि अगर हस्बैंड इंसेन है तो 2 साल का पीरियड दिया है, लेकिन अगर लेप्रोसी या वेनरल डिजीज़ का केस है तो यहाँ पे 2 साल के पीरियड की भी ज़रूरत नहीं है, वो रीसेंट भी हो सकती हैं, मतलब जस्ट अभी अभी हुई हों मैरिज के जस्ट तुरंत बाद, स्टिल जो वाइफ है वो ले सकती है डिवोर्स। और जो इंसैनिटी का जो पॉइंट है ये बहुत वाइड सेंस में कवर्ड है। इंसैनिटी कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है, या फिर वो लूसिड इंटरवल्स में हो सकती है। इंसैनिटी ऐसी भी हो सकती है जो सही हो जाए, या फिर इनक्योरेबल हो, ऐसी भी हो सकती है, या फिर कॉन्जुमेशन के पहले हो या बाद में हो, मतलब कि सेक्शुअल इंटरकोर्स के पहले हुई हो चाहे बाद में हुई हो, इन सारे केसेस में वाइफ डिवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ। ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का केस है। यहाँ पर जो लड़की है उसकी शादी करवा देते हैं उसके पापा या फिर गार्जियन, जब वो 15 साल की भी नहीं होती उससे पहले करवा दी जाती है। अब 15 से 18 साल के बीच में जो वाइफ है वो उस मैरिज को रेपुडिएट कर देती है। रेपुडिएट्स द मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। प्लस उस शादी में कॉन्जमेशन नहीं होता, मीन्स सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं होता, तो इस केस में वाइफ जो है 18 ईयर्स के बाद वो डिवोर्स ले सकती है। अब ये पॉइंट 1939 एक्ट में भी दिया हुआ है और मुस्लिम लॉ में भी दिया हुआ है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब मुस्लिम लॉ में मैरिज जो है फादर और गार्जियन करवाते हैं, लेकिन वो रेपुडिएट नहीं कर सकती, जो वाइफ है वो मैरिज को रेपुडिएट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट 2 केसेस में, जब वो ये अपना प्रूफ कर दे कि जो फादर हैं गार्जियन है जब उन्होंने शादी करवाई थी, दे एक्टेड नेग्लिजेंटली और फ्रॉडुलेंटली। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रुएलिटी। अगर हस्बैंड वाइफ को क्रुएलिटी से ट्रीट करता है तो भी वाइफ ऑब्वियसली डिवोर्स ले सकती है। इसमें इस एक्ट में 6 एक्ट्स बताए हुए हैं स्पेसिफिकली, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ हैबिचुअली असॉल्ट हर। अगर हस्बैंड उसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली असॉल्ट करता है, उसकी लाइफ को इतना मिजरेबल बना देता है अपने क्रूअल कंडक्ट से, चाहे वो फिज़िकली करे चाहे वो मेंटली करे, बट वो क्रूअल कंडक्ट है। नेक्स्ट इज़ वो ऐसे वीमेन के साथ एसोसिएट कर जाता है जो बैड रेपुटेशन की, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स के साथ रहना या फिर अडल्ट्री में रहना, इनफेमस लाइफ जीना, तो इससे उस वाइफ को
क्रुएलिटी होती है, मेंटल क्रुएलिटी होती है, तो वो भी इसमें कवर्ड है। थर्ड इज़ कि अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, वो उसको ही फोर्स कर रहा है कि तुम भी इमोरल लाइफ जियो, तो वो भी क्रुएलिटी है। नेक्स्ट इज़ वो डिस्पोज ऑफ कर देता है उसकी प्रॉपर्टी को, मतलब उसको सेल कर देता है या फिर उसको कोई भी राइट एक्सरसाइज करने से रोकता है, तो फिर वो क्रुएलिटी का पॉइंट है। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्ट्स हर एन ऑब्जर्वेंस ऑफ हर रिलीजियस प्रोफेशन और प्रैक्टिस, उसको अपने फेथ को ऑब्जर्व करने से ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इसमें नॉन मुस्लिम वाइफ्स भी इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इज हस्बैंड ने उसके पास एक से ज़्यादा वाइफ थी और वो उनको इक्वली नहीं ट्रीट करता है, जैसा कुरान ने बताया है वैसे वो ट्रीट नहीं कर रहा है, तो वाइफ डिवोर्स ले सकती है। सपोज अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है एक वाइफ को, दूसरी वाइफ को दे रहा है, तो ये क्रुएलिटी का केस है ना। बाकी और भी ग्राउंड्स है जो मुस्लिम लॉ में फॉलो करते हैं और जो ये यहाँ पे कवर्ड हैं, और जो वाइफ है वो यहाँ पे क्लेम कर सकती है। तो मुस्लिम लॉ में जो दिए हुए हैं यहाँ पे भी क्लेम किए जा सकते हैं, जैसे कि इला हुआ, जिहर हुआ, मुबारत हुआ, तलाक के तफवीज़ हुआ, लियान हुआ। लियान में जहाँ पे फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री लगा दिया अगर वाइफ के ऊपर, तो वो क्लेम कर सकती है डिवोर्स। नाउ हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ डिवोर्स। जब डिवोर्स हो जाता है तो उसके बाद क्या लीगल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट इज़ राइट टू कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज। ऑब्वियसली शादी टूट गई तो दूसरी शादी कर सकते हैं, री मैरिज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर मैरिज कॉन्जुमेट हुई थी, मीन्स इसमें सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ था, तब तो वाइफ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड क्यों? क्योंकि इद्दत एक वेटिंग पीरियड है जहाँ पे वो इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी असर्टेन की जा सके, बच्चे की पैटर्निटी असर्टेन की जा सके, तो इसलिए उसको वेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही वो शादी कर सकते हैं। लेकिन दूसरे केसेस में जहाँ पे अगर कॉन्जुमेशन नहीं हुआ है, सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं है, तो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो वो पार्टीज़ कैन इमीडिएटली रीमैरी। नेक्स्ट इज जितने मैरिटल राइट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, प्लस म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं वो सीज हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज कोहैबिटेशन मैट्रिमोनियल इंटरकोर्स अनलॉफुल हो जाएगा। और अगर मान लो शादी डिज़ोल्व हो गई है, इफेक्टिव हो गया डिज़ोल्यूशन, और उसके बाद कोहैबिट कर लिया है, मैट्रिमोनियल इंटरकोर्स हो गया और उसमें कोई बच्चा पैदा हो जाता है ऐसे इंटरकोर्स से, तो वो बच्चा इलेजिटिमेट होगा। नेक्स्ट इज जो डावर है वो ड्यू हो जाएगा, महर ड्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अगर मैरिज है कॉन्जुमेट हुई थी, अगर उसमें सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ था, तो फुल डावर पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं हुआ था तो ओनली हाफ डावर इज टू बी पेड। नेक्स्ट अबाउट इद्दत। इद्दत मैंने बताया कि एक वेटिंग पीरियड होता है जो कि मुस्लिम वुमेन को ऑब्जर्व करना पड़ता है, और ये बाउंड है मुस्लिम वुमेन की वो उसे ऑब्जर्व करे। शी इज़ बाउंड टू ऑब्जर्व इट आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ड्यू टू डेथ ऑफ हर हस्बैंड और बाय डिवोर्स। अब यहाँ पे क्या है कि उसे 3 महीने का लूनर मंथ्स का उसे ऑब्जर्व करना पड़ता है अगर डिवोर्स हुआ है, और अगर वो प्रेग्नेंट थी तो जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता तब तक उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा इद्दत। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस टू वाइफ। अब ये गवर्न है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 से, जहाँ पे मुस्लिम वाइफ को मेंटेनेंस दी जाएगी पूरे एंटायर पीरियड के लिए जब तक वो दोबारा से शादी नहीं कर लेती, लेकिन वो जो लंप सम अमाउंट होगा वो विद इन इद्दत पीरियड ही देना होगा। सो ये वाला जो टॉपिक है मेंटेनेंस का, ये मैंने एक वीडियो में कवर भी किया हुआ है, तो आप उसको और अच्छे से अगर देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।